गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि आपको सबको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, इंडस्ट्री के फंड मैनेजर, सीआईओ, ट्रेनिंग हेड्स, रीजनल हेड्स। आज हमारे साथ एचडीएफसी के पिलर और शर्मा साहब को मैं लास्ट 12-13 साल से तो पर्सनली जानता हूं, और शर्मा साहब का रिच एक्सपीरियंस है। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो उस समय मार्केट में ऐसा था कि शर्मा साहब का प्रेजेंटेशन सुनने के लिए वेटिंग होता था। तो डेफिनेटली शर्मा साहब के इतने ही रिच एक्सपीरियंस का एडवांटेज आज हमारे इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। मैं वेलकम करता हूं शर्मा साहब का। मोस्ट वेलकम शर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। शर्मा साहब, आपको लगभग 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है, आई विटनेस है कि मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं 1979 से। इतने सारे उतार चढ़ाव आए, इतने सारे स्कैंडल्स हुए हैं, केतन पारीक, अर्शद मेहता, ग्लोबल स्कैंडल्स, कोविड, टेपरिंग, एन नंबर ऑफ स्कैंडल्स हुए हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स गवर्नमेंट चेंज हुई है, एन नंबर ऑफ बजट्स आ चुके हैं जो मार्केट को नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, लोकल हर लेवल से हर फैक्टर्स इंपैक्ट करता है। इन सबकी जर्नी करते हुए आज सेंसेक्स लगभग 56-57 हजार की, 58 हजार की, 62 हजार तक की जर्नी कर चुका है। लगभग अगर सीएजीआर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मेट में देखा जाए तो 15-16% का एवरेज रिटर्न लास्ट 42 साल का आ रहा है। तो आपका रिच एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस भी इन्वेस्टर का लॉन्गर टर्म व्यू है, 5 साल, 10 साल, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, क्या आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी इतनी ही बेहतरीन परफॉर्म करती रहेगी, या आपका क्या व्यू है सर? विनोद जी, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, इसको किसी प्रकार की भविष्यवाणी या फोरकास्टिंग न समझी जाए, लेकिन जो मेरी सीमित समझ है उसके आधार पर मैं आपको अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। और वो ये है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़ा है कि जो सेंसेक्स 1980 के आसपास या 1989 के आसपास 100 के आसपास था, आज वो 60,000 की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इसने पिछले 40 सालों में लगभग 16% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो क्या आने वाले समय में भी ये 15, 16, 18% का रिटर्न देने की क्षमता रखता है? यस सर। ये जहन में सवाल आता है। ये बिल्कुल लाजमी है कि इस तरह का विचार मन में आए, लेकिन मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप 16% का जो आंकड़ा है इसको ना देखें, आप रियल रिटर्न को देखें। एक होता है नॉमिनल रिटर्न, एक होता है रियल रिटर्न, राइट? क्योंकि आप जब भी निवेश करते हैं, जो पैसा आपके पास है ना विनोद जी, इस पैसे की क्रय शक्ति में क्षय होता है, उसकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, जिसको हम आम भाषा में महंगाई होना कहते हैं। yes, महंगाई का मतलब क्या होता है? उसी वस्तु के लिए आप ज्यादा रुपए देते हैं। 20 साल पहले मैं 1 लीटर दूध खरीदने के लिए 20 रुपए देता था, आज 1 लीटर दूध खरीदने के लिए 50 रुपए देता हूं। तो दूध तो 1 लीटर ही ले रहा हूं। यस सर, यस सर, यस सर। क्वांटम किसका ज्यादा हुआ? पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो दूध और पैसा, दो चीजों का विनिमय हुआ, दो चीजों का एक्सचेंज हुआ। दोनों में कमजोर कौन हुआ? रुपया कमजोर हुआ। कि जितना पहले 20 रुपए में आता था उसके लिए 50 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम महंगाई कहते हैं। तो सबसे खूबसूरत तरीका यह होता है कि आपने रिटर्न कितना कमाया विनोद जी, वो बहुत सरल है। वो ये है कि आपने रिटर्न क्या कमाया और महंगाई क्या है। ग्रेट, ग्रेट फैक्ट है। मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रखा और आपको 5% का ब्याज मिला, और उस साल महंगाई 7% है, तो आपने तो 2% पैसा गवा दिया। कौन कहता है आपने 5% पैसा कमाया? एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली। तो आपका रियल रिटर्न हो गया -2%। एब्सोल्युटली राइट। तो आपको क्या करना है विनोद जी? बहुत सिंपल है कि सेंसेक्स ने पिछले 40 सालों में 16% का रिटर्न दिया। यस सर। आप ये आकलन करें, गणना करें, पता करें इंटरनेट या गूगल से या किसी एक्सपर्ट की मदद से कि पिछले 40 सालों की औसत महंगाई क्या रही। तो मान लीजिए पिछले 40 सालों की औसत महंगाई 10% रही, 9% रही, 11% रही, जो भी रही। तो मान लीजिए पिछले 40 सालों की औसत महंगाई 9% के आसपास रही, अप्रोक्सीमेट 9%, राइट? राइट। तो आपको बाजार ने 16% दिया रिटर्न, तो आपने रियल रिटर्न कितना कमाया? 16 में से 9 निकाल दिया, 7%, राइट। ठीक है। अब आने वाले 20 सालों में, आने वाले 40 सालों में कल्पना करें कि ये बाजार आपको 12% का ही रिटर्न देता है। तो क्या आप मायूस होंगे कि बाजार ने रिटर्न कम दिया है?
पहले 40 साल में तो 16% दिया, अब 12% दिया। नहीं, आपको ये देखना होगा कि आने वाले 20 सालों में महंगाई की दर क्या रहती है। ग्रेट, ग्रेट, एब्सोल्युटली फैक्ट है, एब्सोल्युटली फैक्ट है। और एक मजेदार बात आपको बताऊं कि दुनिया भर में महंगाई की दरें कम हुई है। इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, इस वक्त जो पोस्ट कोविड हो रहा है उसको भूल जाइए। Yes. लेकिन अगर आप दुनिया की औसत महंगाई देखें पिछले 10 साल की, ये दुनिया के पूर्ववर्ती दशकों से कम। राइट, इसमें कमी होने के बहुत से कारण हैं, हम भटक जाएंगे अपने अपने इस एजेंडे से, संवाद से। अपने इस संवाद से अगर हम महंगाई के बारे में बात करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत साधारण शब्दों में विनय जी और विनोद जी, क्षमा चाहता हूं विनोद जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान तो अब जगह है। पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि आईएमएफ ये कहता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वाधिक रहने वाली। ग्रेट, फैक्ट है, फैक्ट है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगले 1 साल में चीन के अंदर आबादी में कमी आनी शुरू हो रही है। ओके, वहां जन्म दर बहुत कम हो गई है, वहां पर लोगों की आयु बढ़ रही है, वहां पर लेबर की आपूर्ति के अंदर कमी आ रही है। चाइना में बहुत आंतरिक चुनौतियां आई हैं और जिसकी वजह से उसकी जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर जो उसकी आकलन किया जा रहा है विभिन्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा या आईएमएफ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में बड़े देशों में सर्वाधिक रहने वाली है। एक तीसरी बात और है, वो बहुत जरूरी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने एक आंकड़ा देखा है, वो ये कहता है कि पहली बार हिंदुस्तान में 2020 में कोविड के दौरान हमारे परिवार में जो काम करने वाले लोगों की संख्या है ना, वो निर्भर लोगों की संख्या से बढ़ गई है। यस सर, फैक्ट है, फैक्ट। बहुत गौर करने वाली बात है। जैसे मैं अपने परिवार का इतिहास से अगर मैं सबक लेऊं तो मैं क्या देखता हूं कि 1960 में मेरे पिता अकेले काम करने वाले थे, उनके माता पिता उन पर निर्भर थे, उनके 5 भाई बहन उन पर निर्भर थे, तो 7 लोगों में एक व्यक्ति काम करता था। फिर मैं 1990 के पास 1993-94 में मैं काम करने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पिता तब काम कर रहे थे और मैंने काम करना शुरू किया। पिता के भाई बहन शादी करके अपने अपने परिवारों में चले गए थे। हमारे परिवार में 5 सदस्य थे और 5 में से हम 2 लोग काम कर रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। आज मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। 4 में से मैं और मेरी पत्नी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही मेरा बेटा कभी भी अगले ही महीने, अगले 6 महीने, अगले 1 साल में अपना काम करना शुरू करेगा। तो 4 में से 3 लोग काम कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और निर्भर लोगों की, इसको हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, वो कमी हो रही है। तो सबसे अच्छी बात जो घटी है हिंदुस्तान के साथ ये है कि आजाद हिंदुस्तान के 75 सालों में पहली बार ये 50 के आंकड़े को पार किए। मैं जब अर्थशास्त्र पढ़ता था विनोद जी, तो हमारे पास में एक विषय था जिसको बोलते हैं दुनिया में आर्थिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें मैंने क्या देखा कि तमाम राष्ट्र दुनिया में जिन्होंने बहुत अच्छे आर्थिक विकास को हासिल किया है, उनकी सर्वाधिक विकास दर कब हुआ करती थी? जब वहां डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम हुआ करता था। जापान जब 1960-1970 के दशक में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता था, वहां पर 63 से 64% लोग काम करते थे और मात्र 35-36% लोग निर्भर रहते थे। तो बाकी देशों में निर्भर लोग बढ़ रहे हैं, काम करने वालों लोगों की संख्या कम हो रही है, हिंदुस्तान में बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमें इस बात का आश्वासन देती है, हमें इस बात की शक्ति भी प्रदान करती है कि कदाचित हिंदुस्तान का जो बाजार है और हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो परफॉर्मेंस है, कार्य निष्पादन है, वो पिछले 40 सालों से बेहतर रहने वाला है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन है, लंबे जवाब। हाँ, आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि आने वाले समय में रियल रिटर्न्स अच्छे रहने वाले हैं। नो डाउट हो सकता है कि परसेंटेज आपको 16 की बजाय 12 मिले या 20 मिले। नोबडी इज अवेयर और नोबडी कैन अज्यूम, नोबडी कैन फोरकास्ट, बट हाँ, रियल रिटर्न्स हैंडसम रहने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो हो रही है और ग्रो होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि नंबर ऑफ वर्किंग पीपुल्स की जनसंख्या बढ़ रही है, तो डेफिनेटली सरप्लस अमाउंट आएगा, तो कहीं न कहीं वो इकोनॉमी, परिवार और देश के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, तो ग्रोथ सुपीरियर रहने वाली है। शर्मा जी, ग्रेट आइडिया और दैट इज रियल और फैक्ट थिंग्स अबाउट द इंडिया। और इंडिया इज ए कंजम्पशन बेस्ड कंट्री,
तो यहाँ पे कंजम्पशन होगा तो देश का विकास डेफिनेटली होगा। तो लॉन्गर रन में रिटर्न सुपीरियर आने की संभावना है। परसेंटेज क्या होगा, नोबडी कैन अज्यूम। जी, हमें एक छोटी सी बात समझनी है। बहुत से लोग महंगाई को लेकर बहुत बहुत चर्चा करते हैं, बहुत संवाद करते हैं। मैं बहुत साधारण सी बात कहता हूँ। 1994 में मैंने पहली बार हवाई यात्रा की थी। मैं जोधपुर से दिल्ली गया था। वो टिकट मैंने आज भी संभाल के रखा है। और उस वक्त जो मैंने टिकट की कीमत अदा करी थी वो 4,000 रुपए थी। और आज भी मैं जोधपुर से दिल्ली 4,000 रुपए में ही यात्रा कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं। राइट राइट। तो आपकी जो विमान की यात्रा है उसकी कीमत में क्या बढ़ोतरी हुई? कुछ भी नहीं हुई। 1994 में ही, क्योंकि मैं नौकरी पे लग के कहीं ट्रांसफर होके गया था, तब मैंने इस्तेमाल किया था हवाई जहाज की यात्रा को। तब मैंने जाके फ्रिज खरीदा। तो जो मैंने फ्रिज खरीदा वो 7,800 रुपए का कोल्ड नाम का गोदरेज का एक फ्रिज खरीदा था। वही फ्रिज 165 लीटर का आज भी उसी कीमत में मिलता है। तब आप देखिए इतने सालों में मेरी तनख्वाह में कितना इजाफा हो गया, मेरी आमदनी में कितना इजाफा हो गया। लेकिन विनोद जी, मैंने एक चीज अनुभव की है जीवन में। भले ही हम कितनी ही महंगाई की शिकायत करें, इन्फ्लेशन की शिकायत करें, हाँ इन्फ्लेशन और महंगाई अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, पर जहां तक जीवन का प्रश्न है, मैं ये देख रहा हूं तकनीक के विकास की वजह से ज्यादातर वस्तुएं जो हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती हो रही हैं। आप और मैं फोन का इस्तेमाल करते हैं, फोन कितना सस्ता हो गया है। आपको याद होगा हिंदुस्तान रात को बात किया करता था, डिस्टेंस कॉल, दिन में कभी दूर की बात नहीं किया करता था, क्योंकि एसटीडी चार्जेस इतना ज्यादा थे। 1999 में मैंने जो अपनी पहली कार खरीदी थी, जिसको आप एंट्री लेवल कार कहते हैं, तब 3 लाख रुपए लगे थे। आज भी 3 लाख रुपए में एंट्री लेवल कार आ जाती है, अवेलेबल है। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। 25 साल पहले 165 लीटर का फ्रिज जिस दाम पे आता था उसी दाम पे आ जाता है। राइट राइट। मैंने 1994 में पहली टीवी खरीदी थी 17,800 रुपए में। उससे कहीं कम कीमत पे उससे बेहतर टीवी मैं आज खरीद सकता हूँ। जो टुडे अवेलेबल है। मैं ये देखता हूं कि जितनी तेजी से मेरी आमदनी बढ़ी है उतनी तेजी से मेरे द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े हैं। अब एक और बड़ी बात आपसे कहता हूं, बहुत जल्द हिंदुस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू होगा। दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू होगा। अभी तेल के नए कुएं नहीं खोदे जा रहे हैं, तेल में नया निवेश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया का ये मानना है कि बहुत जल्द हम क्रूड ऑयल को और कोयले को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और हम सोलर एनर्जी के जरिए, हाइड्रो एनर्जी के जरिए, विंड एनर्जी के जरिए अपनी जरूरतों को पूरे करेंगे। तो वो तो कितनी सस्ती हो जाएंगी जब तकनीक का विकास होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि महंगाई शने शने कई दशकों के बाद कम हुई है। मैं अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा, इस वक्त जो कोविड पश्चात जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी दुनिया ने अपनाई है, उससे अभी महंगाई इस वर्ष आई है। इसका ये मत शर्मा साहब ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया पहले क्वेश्चंस का कि इक्विटी मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोप है फ्यूचर में ग्रो होने का। सेकंड में जानना चाहता हूँ सर, ये इक्विटी क्या है? आम इंसान को जो इक्विटी शेयर बाजार या जो जंगल का शेर है उससे भी खतरनाक लगता है। और कल परसों जो 2 दिन का इवेंट हुआ था, एक दिन में मार्केट 2000 गिर गया, एक दिन में 2000 बढ़ गया। आज मार्केट पता नहीं क्या कारण है। और इक्विटी मार्केट में ऐसी मिथ्या है कि 95% इन्वेस्टर्स मनी यूज करते हैं। तो इक्विटी के अंदर एंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। इसको सेबी रेगुलेटेड है, मैन्युफैक्चरर्स और अलग अलग जगह टिगर्स लगे हुए हैं इसको रीचेक करने के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इक्विटी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया, तो सबसे पहले तो ये इक्विटी है क्या? सेकंड चीज के एमएफ के माध्यम से इसको क्यों लेना चाहिए या डायरेक्ट इक्विटी इज बेटर? अच्छा, ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है विनोद जी कि हमें इक्विटी क्या है और इक्विटी में निवेश कैसे करना चाहिए, उसमें निवेश करने का बेहतर तरीका क्या है। मैं सीधे तौर पे जाके बाजार से इक्विटी में निवेश करूं या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करूं? हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें 2 या 3 प्रश्न शामिल हैं एक साथ, थोड़ा लंबा समय लगेगा। देखिए, एक अद्भुत बात आप देखेंगे विनोद जी कि जब भी आप निवेश करते हैं तो निवेश प्रक्रिया में होता क्या है। आप किसी भी प्रकार का निवेश करें, आपको अपने खाते से पैसा निकाल के दूसरे को देना पड़ता है। राइट। आपने सोने में निवेश किया, जाके आपने ज्वेलर से सोना खरीदा, बैंक से सोना खरीदा, कहीं से भी सोना खरीदा, आपने खाते से पैसे निकाले और उस सोने बेचने वाले को पैसे। आपने जमीन में निवेश किया,
खाते से पैसे निकाल के जमीन बेचने वाले को पैसे दे दिए। Right. आपने एफडी में निवेश किया, खाते में से पैसा निकाल के आपने बैंक वाले को पैसा दे दिया जहां आपने एफडी की है। राइट, किसी भी प्रकार के निवेश को आप देख लीजिए, उसमें आपको अपना पैसा दूसरे को देना पड़ता है। Yes, sir. राइट, ठीक है। अब ये दूसरे व्यक्ति को जब आप पैसा देते हैं तो वो पैसा देने के दो तरीके हो सकते हैं जहां पर भी आप निवेश करते हैं। पहला तरीका ये है कि आप फिजिकल एसेट्स में निवेश करें। राइट, अब फिजिकल एसेट्स में निवेश करना क्यों जरूरी है, उसको बात को हम समझ लेते हैं कि जमीन में जो आप निवेश करते हैं, सोने चांदी में जो आप निवेश करते हैं, उसमें आपको लाभ क्यों होता है। ये बात मैंने 9 वर्ष की अवस्था में सीख ली थी विनोद जी। ओके। जब मैं 9 वर्ष का था, मैंने घर में एक अनुभव लिया कि मेरी जो दादी माँ है वो बहुत वृद्ध रहने लगी और उनको लगा कि कहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो उसके पहले ही व्यवस्थित तरीके से जो भी उनके पास सरमाया है उसको अपने 2 बेटों के बीच में बांट दे। बड़ी बुद्धिमान महिला थी, तो देखिए उन्होंने, जिसको विल बनाना बहुत जरूरी होता है जीवन में ताकि किसी प्रकार का बाद में कष्ट ना हो। राइट, उन्होंने कहा कि मैं जीते जी इस काम को करके जाऊंगी। तो जब उन्होंने काम किया तो उस जमाने में उनका सरमाया क्या हुआ करता था, कुछ जेवर हुआ करते थे, कुछ चांदी का जेवर और सोने के जेवर हुआ करते थे। तो जब वो बांट रही थी तो मैं वहीं बैठा था, 9 वर्ष की मेरी उम्र थी, तो वहां उन्होंने कुछ सिक्के हैं जो बांटे 2 भाइयों के बीच में। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये सिक्के तो मैं गुल्लक में डालता हूँ और ये यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। तो मैंने दादी से पूछा, ये सिक्के आप पापा को क्यों दे रहे हैं, आप ये सिक्के मुझे दे दीजिए, मैं गुल्लक में डालूंगा। तो वो सिक्के को जमीन पे गिराती हैं और कहती हैं, बेटा ये चांदी का सिक्का है, ये वो सिक्का नहीं है जो तेरे पास में है। तो मैंने कहा चांदी का सिक्का क्या होता है, देखने में तो वैसा ही है, 1 रुपया लिखा हुआ है इसके ऊपर। कहती देख, जब तेरे दादा कमाते थे ना तो 1920 में उनको 18 रुपए की तनख्वाह मिलती थी और वो तनख्वाह उनको सोने के सिक्के में मिलती थी। मैं 1 या 2 सिक्के बचा लिया करती थी। ओके। और तेरे पापा को जो तनख्वाह मिलती है ना वो 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है और जो तेरी माँ 100 रुपए बचाती है वो कागज का रुपया है। 10 साल के बाद इस कागज के रुपए की कीमत कुछ नहीं होगी, लेकिन आज 50 साल के बाद ये चांदी का सिक्का जो 1 रुपए का था 1920 में, आज 1980 के अंदर ये 80 रुपए का है। अब बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो सिक्का चांदी का था। चांदी की जो सप्लाई है वो सीमित है। राइट, लेकिन कागज के नोट तो जितने मर्जी बना सकते हैं। अब तो आप और ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल हो गया, जितनी मर्जी सप्लाई कीजिए आप। और इसीलिए महंगाई आती है क्योंकि रुपया कमजोर होता है। राइट, तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनोद जी कि आपके पैसे की ताकत खत्म नहीं होनी चाहिए। राइट, तो जब आप जमीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई सीमित है, तो रुपया कमजोर होता है, वो कमजोर नहीं होते हैं, और इसी को रिटर्न कहते हैं। ओके, राइट, तो एक तरीका तो निवेश का ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फाइनेंशियल तरीका। फाइनेंशियल तरीके में आप क्या करते हैं? पैसा देके शेयर खरीदते हैं, पैसा देके एफडी खरीदते हैं, पैसा देके इंश्योरेंस खरीदते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इंश्योरेंस को निवेश नहीं मानता हूं, हम एक दूसरी बहस में चले जाएंगे, हम वहां बात नहीं करेंगे। राइट, इंश्योरेंस सबसे जरूरी चीज है, पहले सही इंश्योरेंस फिर निवेश। राइट, लेकिन वो सही इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसको हम फाइनेंशियल निवेश कहते हैं। फाइनेंशियल निवेश में क्या होता है कि आपसे जो पैसा लेता है वो क्यों लेता है? आप ध्यान से देखें कि जो पैसा आपने आईपीओ में लगाया वो पैसा किसने लिया? उस व्यापारी ने लिया जिसने उस व्यापार को शुरू किया है। वो पैसा कहां लगाएगा? व्यापार में लगाएगा। राइट, बैंक में आपने डिपॉजिट जमा किया, बैंक उस डिपॉजिट का क्या करेगा? बैंक उस डिपॉजिट में मिले पैसे को व्यापारी को उधार देगा, क्योंकि बैंक आगे उधार देता है। राइट, तो आपकी जो बचत है ना, वो जब आप बचत करके निवेश करते हैं ना, तब वो देश की पूंजी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। कैपिटल जिससे बिजनेस शुरू होता है। राइट, बिजनेस के निवेश को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल करने से रोजगार उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, और तब देश का समग्र विकास होता है। तो आपकी जो बचत है, जब आप दूसरे को देते हैं निवेश की प्रक्रिया में, तो वो पूंजी का निर्माण करती है। अब ये पूंजी जो बिजनेस में लगती है, 2 रूप में लगती है। या तो आप पूंजी को उधार के रूप में देते हैं, या पार्टनर के रूप में, साथी के रूप में देते हैं। राइट, मान लीजिए मैं दुकान खोलना चाहता हूं और दुकान खोलने में 1 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा। मेरे पास 50 लाख रुपए ही है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आता हूं, आप कहते हैं कि मैं 50 लाख रुपए तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम मुझे 10 रुपए का ब्याज देना। तो इसको बोलते हैं डेट। राइट,
और मैं आपके पास 50 लाख रुपए मांगने आता हूं, आप मेरे बिजनेस का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद में बहुत सोचने समझने के बाद आप कहते हैं ये बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आने वाले समय में मुनाफा बहुत अच्छा होगा, मैं ये तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकता हूं, लेकिन आपको मुझे अपने इस व्यवसाय में भागीदार बनाना होगा। उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब आपने व्यापार में जो घर से पैसा लगाया, उसकी मालिकाना हक में जो पैसा लगाया, राइट। और डेट का मतलब है उस बिजनेस में जो उधार लेके पैसा कमाया। ओके ओके, राइट। तो इस तरह से जो बड़ा व्यापारी है, जैसे अभी समझ लीजिए आप कि कोई आईपीओ में एक कंपनी आती है, राइट, एक कंपनी ने आके आईपीओ में अपने आप को लिस्टेड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो उस व्यापार में कुछ किया नहीं है, उस व्यापारी ने उस व्यापार को शुरू किया है, उसने घर से पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया है, उसने बैंक से पैसा उधार लेके बिजनेस शुरू किया है, उसका बिजनेस चल निकला, बहुत कामयाब हो गया, तो उसको लगा कि मुझे बिजनेस और बढ़ाना चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ब्याज पे पैसा लूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा, और इक्विटी पे भागीदार अगर लोगों को बनाऊंगा तो मुझे ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मुनाफा कमाने के बाद ही डिविडेंड देना पड़ेगा। राइट। तो बाजार में आता है और कहता है कि ये मेरा व्यापार है, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, मेरा व्यापार 5 साल से कारोबार कर रहा है, ये मैं मुनाफा कमा रहा हूं, मैं इस बिजनेस का विस्तार करना चाहता हूं, क्या आप मेरा साथी बनना चाहते हैं? इसको आईपीओ बोलते हैं, और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स खरीदते हैं मतलब उसमें भागीदारी खरीदते हैं। राइट। व्यापारी को पैसा मिलता है और वो अपने बिजनेस का प्रसार और प्रचार करता है। तो ये जो तरीका है निवेश पूंजी का, जो जिसमें आप मालिकाना हक प्राप्त करते हैं व्यवसाय का, उसको इक्विटी कहते हैं, और जहां आप व्यवसाय को उधार पे पैसा देते हैं उसको डेट कहते हैं। राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। अब सवाल ये उठता है कि पूंजी जो है, निवेश है, जो रोजगार उत्पन्न करती है, उत्पादन करती है, उसका महत्व क्या है? विनोद जी, उसका महत्व यह है कि अगर आप देखें हमारे जीवन में रोजगार क्या है, राइट, रोजगार होता है कि जब आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं। आप किसी चीज का उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका आम जनता उपभोग करती है। आम जनता उपभोग क्यों करती है? क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको वस्तुएं और सेवाएं चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, और इन वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसमें एक मजेदार चीज उत्पन्न होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सोचिए, क्या जीवन में आपने कभी भी एक ऐसा रुपया कमाया है जो किसी का खर्चा ना हो? सोच के बताइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी पैसा आपके पास आमदनी के रूप में आता है वो किसी न किसी का खर्चा होता है। अगर आप वकील हैं तो आपकी आमदनी मुवक्किल का खर्चा है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी आमदनी मरीज का खर्चा है, अगर आप दुकानदार हैं तो आपकी आमदनी ग्राहक का खर्चा है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी सेठ का खर्चा है। कोई भी आप काम ले लीजिए, आपकी आमदनी सामने वाले का खर्चा है। राइट, राइट। अब ये सबसे ज्यादा चीजें कौन बेचता है? सेवाएं और वस्तुएं कौन बेचता है? उद्योगपति बेचता है, कारोबारी बेचता है, पूंजीपति बेचता है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं बेचता है तो उसकी आमदनी समाज में सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के किसी भी समाज को देख लीजिए, सबसे धनी व्यक्ति कौन होता है? वो सदैव उद्योगपति या व्यापारी होता है, उत्पादन करने वाला होता है, जिसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इजंट इट? किसी भी समाज को देख लीजिए, सदैव सबसे धनी व्यक्ति कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि वो वस्तुओं और सेवाएं बेचता है। अब एक मजेदार बात देखें विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसा सवाल पूछते हैं। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए आपके और आपके परिवार के खर्चे आने वाले 5, 10, 15 साल में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो सभी लोग बोलते बहुत बढ़ेंगे। तो जब आपका खर्चा बढ़ेगा तो आपके मोहल्ले के दुकानदार की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जब मोहल्ले के दुकानदार की आमदनी बढ़ेगी तो दुकानदार अपने गोदाम में ज्यादा सामान लाएगा कि नहीं लाएगा? और जब वो ज्यादा सामान लाएगा तो फैक्ट्री को ज्यादा बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? और जब फैक्ट्री ज्यादा बनाएगी तो लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितना सरल है, कितना सरल है। पर हम विचलित क्यों होते हैं विनोद जी? क्योंकि हम रोजाना बाजार देखते हैं। राइट, अब देखिए कल 500 पॉइंट गिर गया था, आज 500 पॉइंट बढ़ गया, बाजार वहीं का वही है, लेकिन कल रात लोगों को नींद नहीं आई होगी। राइट, राइट। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन उसके मोटा मोटा आपको मिलेगा। अगर आप रोजाना बाजार को देखेंगे तो 50% केसेस में बाजार गिरता है। यस सर। अगर आप सो जाएंगे और 1 साल तक बाजार को नहीं देखेंगे, जैसे आज मैंने बाजार को देखा और अब मैं 1 साल के बाद ही देखूंगा, उसके पहले कहीं से पता नहीं करूंगा कि बाजार कहां गया, तो 33% चांसेस हैं कि बाजार गिरेगा। 32, 33, 30 से 35% के बीच में चांसेस हैं कि बाजार गिरेगा।
राइट। अगर आप कहते हैं कि भैया नहीं, मैं तो आज बाजार देख लिया, अब मैं 5 साल के बाद ही देखूंगा, उसके पहले मैं बाजार को देखना ही देखूंगा नहीं। नहीं, देखना ही नहीं, तो ये परसेंटेज जो है ये 20% पे आ जाती है। फिर एक व्यक्ति कहता है छोड़ो यार, मैं तो लॉन्ग टर्म हूं, वॉरेन बफेट की बात मानता हूं, और मैं तो 10 साल तक बाजार को नहीं देखूंगा, तो बाजार को गिरता हुआ आप देखेंगे ही नहीं। राइट राइट राइट, जितना लंबा आप समय देंगे आप देखेंगे कि बाजार की गिरने की संभावना उतनी कम कम हो हो जाएगी। जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोजाना की खबरें बाजार को प्रभावित करती है, राइट। और लॉन्ग टर्म में बाजार को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ और मुनाफे की ग्रोथ प्रभावित करती है। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में भले ही कितने ही उतार चढ़ाव आए हों, पिछले 20, 30, 50 सालों में हमारी आमदनी भी बढ़ी है, हमारे खर्चे भी बढ़े। तो जब हमारे खर्चे बढ़े हैं तो व्यापारियों की आमदनी बढ़ी है, लिस्टेड कंपनी के मुनाफे बढ़े हैं और बाजार बढ़ा है। तो लॉन्ग टर्म में बाजार कहां जाएगा? जहां अर्थव्यवस्था जाएगी और अर्निंग पर शेयर जाएगा। शॉर्ट टर्म में बाजार कहां जाएगा? जैसी खबरें आएंगी। खबरों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है विनोद जी, उनकी उम्र बहुत कम होती है। हर खबर थोड़े समय के बाद मर जाती है, तो आपको क्या करना है? उस खबर के प्रभाव के कम होने का इंतजार करना है। कोविड भी आया, उसका भी प्रभाव कम हो गया। अब जो लोग समझदार थे उन्होंने कोविड में जब 25% बाजार गिरा तो हाथों हाथ बाजार को खरीद लिया, क्योंकि वो इस बात में विश्वास करते थे कि एक दिन कोविड भी इतिहास बन जाएगा। राइट। बस यही चीज हमें ध्यान रखना है। राइट राइट। शर्मा जी, आपने बताया बेहतरीन तरीके से, एक लेमन लैंग्वेज को समझ में आने वाली लैंग्वेज से। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करें? हाँ, ये आपके प्रश्न का तीसरा हिस्सा था। हाँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सेंसेक्स में जो कि 100 से 60,000 हो गया है, यकीन माने विनोद जी, जब ये 1980 में शुरू हुआ था, 1980 में जब ये शुरू हुआ था, तो 1989 में 79 में जब ये शुरू हुआ था, 100 पॉइंट से सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्या आज 2022 में जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं, ये वही कंपनियां हैं जो 1980 में थी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय समय पर अपने चेंज करता रहता है मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे, कि अभी टॉप कौन सी 30 कंपनीज है इंडिया के अंदर, उसको सेंसेक्स में स्थान देता रहता है। तो देखिए क्या होता है विनोद जी, बड़ा अद्भुत है ये। मैंने कहीं बचपन में एक बात समझी थी और पढ़ी थी कि जो हमारा शरीर है वो 2 चीजों से बना है। एक तो आपका शरीर है, स्थूल शरीर जिसको आप कहते हैं बॉडी, राइट। एक है सोल, आपकी आत्मा, शरीर और आत्मा, राइट। और ये शरीर है ये नश्वर है, और आत्मा जो है वो अजर अमर है। लेकिन आत्मा जो है वो, उसको शरीर चाहिए, वो भटकती नहीं है, राइट। वो शरीर में निवास करती है। तो आत्मा का जो निवास स्थान है वो शरीर है, और शरीर तो नश्वर है। तो आत्मा क्या करती है कि जो शरीर कमजोर हो जाता है उसको छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है और अमरता को प्राप्त करती है। राइट। इन्वेस्टमेंट भी यही है, बिजनेस भी यही है। आपको बिजनेस में निवेश करना है, पर कभी कभी ऐसा होता है तकनीकी विकास की वजह से, मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से, समाज के अंदर कल्चर में सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से, युवाओं के दृष्टिकोण के परिवर्तन की वजह से कुछ बिजनेसेस आगे निकल जाते हैं, कुछ व्यवसाय पीछे रह जाते हैं, कुछ व्यवसाय खत्म हो जाते हैं। तो आप में वो पारखी नजर होनी चाहिए कि कौन सा व्यवसाय आगे बढ़ने वाला है, कौन सा व्यवसाय कमजोर होने वाला है और कौन सा व्यवसाय खत्म होने वाला है। एक बार शेयर खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। हर दिन हर व्यवसाय चुनौती को प्राप्त करता है। तो आज इन 40 सालों में 23 कंपनियां जो हुआ करती थी सेंसेक्स में, वो अब सेंसेक्स में नहीं है, और बहुत सी तो विनोद जी खत्म हो गई है, बाजार में ही नहीं। बिल्कुल। ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती, ये बाजार जो है ना, इसमें 5-6 हजार कंपनियां लिस्टेड है विनोद जी। यस। और पैसा बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। सारे म्यूचुअल फंड मिलके भी सिर्फ और सिर्फ 400 कंपनियों पर शोध करते हैं। राइट। मतलब बाकी 5,000 कंपनियां, 6,000 कंपनियों को वो निवेश योग्य ही नहीं मानते हैं।
राइट, उनकी कैटेगरी में उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो, क्या हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अध्ययन कर सकें, ये विश्लेषण कर सकें, विवेचना कर सकें कि कौन सा व्यवसाय बढ़ने वाला है, कौन सी कंपनी काम करने लायक है, कौन सी कंपनी काम करने लायक नहीं। अब एक तीसरी चीज बताता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपने एक डायरेक्ट शेयर खरीदा, शेयर कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बाजार गिर गया। अब क्या होता है, बाजार गिरने पर भी कंपनी के शेयर गिर जाता है, क्योंकि बाजार का प्रभाव हर कंपनी के शेयर के भाव के ऊपर पड़ता है। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको और खरीद लेते हैं एवरेजिंग करने के लिए। आपके एवरेजिंग करने के बाद बाजार और गिर गया, आपने फिर एवरेजिंग कर ली, फिर बाजार और गिर गया, अब आपके पास पैसा खत्म हो गया। एब्सोल्युटली राइट। अब आप एवरेजिंग नहीं कर सकते। अब आपकी किस्मत अच्छी है कि वो कंपनी अगर अच्छी है तो बाजार जब रिवाइव करेगा तो कंपनी रिवाइव कर जाएगी, और कंपनी अगर अच्छी नहीं है तो वो खत्म हो जाएगी। राइट, आपका निवेश खत्म हो जाएगा। अब बहुत मेरी बात ध्यान से समझिएगा। राइट, मैं आपको आज से 20 साल पहले ले चलता हूं 1999-2000। 1999 में सबसे लोकप्रिय निवेश होता था आईटी में निवेश। आईटी में निवेश तमाम म्यूचुअल फंड जो उस वक्त हुआ करते थे वो एक सेक्टोरल फंड लेके आए जिसको बोलते थे टेक्नोलॉजी फंड। राइट, सारे के सारे फंड हाउसेस लेके आए और लोगों ने उनमें निवेश किया, पर लोगों ने सीधे तौर पे भी निवेश किया। अब सन 1999 और सन 2000 में एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपने 1992 1992 में भी बाजार में भारी गिरावट आई थी, और सन 2000 में भी बाजार में एक भारी गिरावट आई थी। और दोनों ही समय दो ब्रोकर्स हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किए गए थे कि उन्होंने नियमों का पालन न करते हुए बाजार में व्यवसाय किया। तो 2000 में जो अग्रणी ब्रोकर थे वो उन्होंने 10 आईटी शेयर्स में बहुत कारोबार किया जिनको केट एंड स्टॉक्स बोला जाता था। उन 10 शेयर्स में से आधे से ज्यादा शेयर्स आज है ही नहीं, खत्म हो गए, वाइप आउट हो गए। राइट, मैं उन शेयर्स का नाम भी ले सकता हूं, सत्यम है, डीएसके सॉफ्टवेयर है, सिल्वर लाइन है, पेंटा मीडिया है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक है, बहुत से इस तरह के नाम थे जो कि वो खत्म हो गए। अब अगर आपने सीधे निवेश इन शेयर्स में किया होगा तो आपका पैसा खत्म हो गया, जीरो हो जाता। लेकिन इन्हीं शेयर्स पे म्यूचुअल फंड्स ने भी निवेश किया था, लेकिन वही म्यूचुअल फंड की स्कीमें ना केवल आज जिंदा है पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। अब ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि जब ये 1999 में नई आईटी स्कीम्स आई थी जो 10 रुपए की एनएवी पे आई थी, और जब बाजार आंधी मुंह गिरा और 6000 से गिर के 3000 से भी नीचे चला गया, 50% के आसपास गिरावट आ गई, तो आईटी में गिरावट तो और ज्यादा थी। तो इन एनएवीज जो 10 रुपए पे एनएवीज आई थी, इनकी एनएवी गिर के 6 रुपए हो गई, 5 रुपए हो गई, यहां तक कि कुछ स्कीम्स की तो 3 रुपए तक चली गई। राइट। लेकिन जब बाजार में स्थायित्व आया, जब बाजार में वापस आशा का संचार हुआ, जब हिंदुस्तान की जीडीपी वापस पटरी पर आई, तो बाजार शनै शनै बढ़ने लगा, और जब बाजार शनै शनै बढ़ने लगा तो लोगों ने निवेश पुनः शुरू किया। और इन म्यूचुअल फंड्स ने बाजार में ये कहा कि ये 10 रुपए की एनएवी का जो स्कीम है ये 3 रुपए की एनएवी पे मिल रही है, यहां पर निवेश करने से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। लोगों ने अपने पैसे से निवेश किया, तो एक दूसरे व्यक्ति के पैसे से निवेश करने पर जिस व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, भले ही उसका पैसा 10 से गिर के 3 पे चला गया हो, वो वहां से बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा कि आज उसको जबरदस्त बेहतरीन रिटर्न उसको प्राप्त होता है। राइट। अब विनोद जी समझे इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी का रक्त दूषित हो जाता है तो मृत्यु सामने दिखाई देती है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उस रक्त को एक नए रक्त से बदल देता है। राइट। वो नया शुद्ध रक्त कहां से आता है? डोनर से आता है। एब्सोल्युटली राइट। जब आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपकी एवरेजिंग को डोनर नहीं मिलता है, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको डोनर मिलता है। एब्सोल्युटली राइट। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि बाजार की गिरावट में आपको नुकसान कम होगा, राइट, और इसी तरह से आप लंबे समय तक निवेश पे बने रह सकते हैं, आपको स्थिरता ज्यादा प्राप्त होगी। ये एक बड़ी जरूरी चीज है। और मैं आखिरी बात बताता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जवाब थोड़ा लंबा है, पर मैं चाहता हूं कि हर बात हमारे निवेशक तक पहुंचे। बिल्कुल राइट, बहुत जरूरी है। देखिए, मैं घर से कार लेके निकलता हूँ, कार के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? विनोद जी बताएं, किसके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? कार के कम होते हैं एक्सीडेंट्स। हाँ, कारों के एक्सीडेंट तो रोज शहरों में होते हैं विनोद जी। नहीं, आपका क्वेश्चन रिपीट करोगे? कार सड़क पे चलती है
हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। हाँ, कार के एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, एयरप्लेन के एक्सीडेंट्स कम होते हैं काफी। जितने भी यातायात के साधन है दुनिया में, जितने भी यातायात के साधन है, मैं आपको आश्चर्य से बताऊं, सबसे कम एक्सीडेंट विमान के होते हैं। यस, एब्सोल्युटली फेयर, एब्सोल्युटली और फेयर। सबसे ज्यादा डर विमान में लगता है। ये बड़ी मजेदार बात है, जिसके सबसे कम एक्सीडेंट है उस पर डर सबसे ज्यादा लगता है। अब आप देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जब मैं कार घर से लेके निकलता हूं तो उसका डेली इंस्पेक्शन क्या मैं करता हूं? नहीं करता। मेरे कार के टायरों में सही हवा है, ये किसको जांचना है? मुझे जांचना है। मेरा इंजन सही काम कर रहा है, किसे जांचना है? मुझे जांचना है। इसका ब्रेक ठीक काम करेगा, किसे जांचना है? मुझे जांचना है। सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है कि बिना जांचे आप कार को लेके घर से नहीं निकले। लेकिन हवाई जहाज जब रनवे पे दौड़ता है और आसमान की ऊंचाई में उड़ान भरता है तो हवाई जहाज के उड़ने से पहले 4 ऐसे अधिकारी हैं जिनको जांचना पड़ता है कि हवाई जहाज उड़ने लायक है कि नहीं। सरकार ने रेगुलेटर बिठाया है, डीजीसीए, जो इस बात का पैमाना बनाता है, इस बात के स्टैंडर्ड्स बनाता है कि कौन विमान उड़ा सकता है। वो विमान उड़ाने वाले व्यक्ति के पास में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और पर्याप्त शिक्षा होनी चाहिए। मैं सड़क पे बिना लाइसेंस पे चलाता हूं तो पुलिस रोकती है, तो पूछती है बिना लाइसेंस के तुम गाड़ी चला रहे हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। इंजीनियर सर्टिफिकेट देता है कि ये विमान उड़ने के लायक है। राइट। तो देखिए सरकार ध्यान रखती है कि विमान का एक्सीडेंट ना हो। उसी तरह से सरकार ने नियम बनाए हैं कि म्यूचुअल फंड गलत निवेश न कर पाए, इसके लिए बहुत से रेगुलेशंस बनाए। सेबी उसका रेगुलेटर है। राइट। फंड मैनेजर कैसे निवेश कर रहे हैं उसके लिए बोर्ड उसके ऊपर ध्यान रखता है। बोर्ड कैसा काम कर रहा है उसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ध्यान रखते हैं। तो देखिए कितने रेगुलेशंस है, तब जाके म्यूचुअल फंड निवेश करता है। राइट। तो आपको सुरक्षा मिलती है, स्थायित्व मिलता है, स्थिरता मिलती है। ग्रेट शर्मा जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि प्लेन का और एक कार का एग्जांपल लेते हुए दैट इज फैक्ट है कि कार के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और प्लेन के एक्सीडेंट्स नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, रेगुलेटर्स हर जगह उसके चेक पॉइंट्स है। तो सेम थिंग्स इन द म्यूचुअल फंड। तो वहां पे मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी निवेश करते वक्त जितनी गलतियां करते हैं उसके मुकाबले फंड मैनेजर बहुत मामूली गलतियां, उनकी गलतियां पकड़ी भी जाती हैं और उनकी गलतियों पे ध्यान देने का सिस्टम भी है, प्लस एक्शन भी लिया जाता है, रेक्टिफिकेशन भी होता है। रेक्टिफिकेशन भी है, रेगुलेशन भी है। ये तमाम बातें, राइट। और एक छोटी सी बात और कह दूं, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। जब भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि इस इन्वेस्टमेंट में बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, राइट। आप जब रोटी सेकते हैं तो रोटी को घुमाना पड़ता है। अगर घुमाएंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, काली हो जाएगी, राइट। क्यों घुमाना पड़ता है? क्योंकि वो काली हो जाएगी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स को भी घुमाना पड़ता है, राइट। आपको बहुत खरीद फरोख्त करनी पड़ती है और जब आप स्वयं के स्तर पे करते हैं तो हर बार हर ट्रांजेक्शन पे आपको टैक्स देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड चाहे रोजाना खरीदे, रोजाना बेचे, वो टैक्स नहीं देता है, राइट। आप टैक्स तभी देते हैं जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं। तो फंड मैनेजर अगर अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव करता है, खरीद फरोख्त करता है, बदलाव करता है, रिप्लेसमेंट्स करता है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। पर व्यक्तिगत रूप से आप जब निवेश करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है डायरेक्ट इक्विटी निवेश में बहुत खराब होता है और पोस्ट टैक्स रिटर्न जो टैक्स एफिशिएंसी है वो आपको म्यूचुअल फंड के जरिए बेहतरीन मिलती है। ये हमेशा ध्यान रखें। राइट। ग्रेट शर्मा साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण चीज बताई। मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आज की डेट में इक्विटी के अंदर निवेश करना म्यूचुअल फंड के माध्यम से बहुत ही सुपीरियर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स है, इसके काफी सारे एडवांटेज है। और इसके अंदर जो मैंने मेरे कैरियर में 2006 से मैंने स्टार्ट किया था विद एनजे इंडिया, और जो मैंने सीखा है मेरे लास्ट 15 साल के कैरियर में कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतरीन तरीका है, सुपीरियर है, ऑटो एवरेजिंग हो जाती है और वेल्थ क्रिएशन की एश्योरिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है रेदर देन लमसम, क्योंकि ऑटोमेटिकली हर चीज ऑटो मोड में होती है। मंथली बेसिस होती है, वीकली बेसिस होती है, डेली बेसिस होती है, जैसा अपन करना चाहे वैसा कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है एसआईपी जो 100% फ्लेक्सिबल है। You can stop your SIP any point of time. You can increase your SIP any point of time. You can decrease, you can top up, whatever flexibility an investor can think that is available into the SIP.
तो मैं आपके वाणी से सुनना चाहता हूं कि एसआईपी किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या फायदा करती है, और क्या इन्वेस्टर को अपनी सेविंग का कितना परसेंटेज एसआईपी के माध्यम से लगाना चाहिए। अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं तो मेरा 100% एसआईपी में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं आफ्टर माय सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मेडिक्लेम एंड टर्म प्लान। राइट राइट राइट। विनोद जी, बहुत ही बेहतरीन तरीका अगर निवेश का कोई है तो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। उसका उसका उसके बहुत से कारण है। मुझे नहीं लगता कि सारे कारणों पे हम बहुत विस्तार से चर्चा कर पाएंगे, समय बहुत हो जाएगा। ये अपने आप में एक 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 विषय है। राइट। और एसआईपी की बहुत सी खूबियां तो आपने अपने प्रश्न में ही समाहित कर दी थी, तो उनको दोहराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक साधारण सी बात मैं आपसे कहता हूँ, लमसम निवेश करना क्या हर एक के लिए संभव नहीं है। राइट। जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं जब आपका लमसम निवेश आप कर सकते हैं। और लमसम निवेश आता कहां से है? वो भी तो कहीं से धीरे शनै शनै एकत्र होकर आता है। राइट। अब आप देखिए, जितने भी लोगों को आप जीवन में जानते हैं, क्या वो जीवन के आमदनी जो पैसा कमाते हैं, काम करके, नौकरी करके, व्यवसाय करके, जो भी काम वो करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं, क्या वो एक मुश्त कमाते हैं? नहीं कमाते। नहीं कमाते। वो रोजाना पैसा कमाते हैं या हर महीने पैसा कमाते हैं। चलिए, जो नौकरी करते हैं वो पैसे कैसे कमाता है? जिसने 35 साल नौकरी की, क्या वो एक साथ पैसा कमाता? नहीं ना, वो हर महीने पैसा कमाता है। और जब वो हर महीने पैसा कमाता है तो हर महीने पैसा बच जाता है। तो जब वो हर महीने पैसा बचाता है तो हर महीने निवेश होना चाहिए। राइट। राइट, कितना बेहतरीन तरीका। राइट, तो एसआईपी क्या है? ऑटोमेशन देती है आपको। एब्सोल्युटली राइट। एसआईपी में खूबसूरत बात क्या है विनोद जी, कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि मैं 100 रुपए में से 20 रुपए कमाऊं, बचाऊंगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि हमें सुख मिलता है खर्च करके। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। खर्च में जो आनंद है वो बचत में नहीं है विनोद जी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक बार वो 100 रुपया आपके घर में आ गया तो खर्च हो जाएगा। इसकी जगह आप मन को कठोर बनावें, दृढ़ प्रतिज्ञा करें, और जहां से 100 रुपए आ रहे हैं वही स्रोत पर, सोर्स पर ही मन में भाव बना लें कि भाई मेरी तनख्वाह, मेरी आमदनी 80 रुपए ही है, 100 है ही नहीं। राइट। और वो 20 रुपए वहीं से ऑटोमेटिकली एसआईपी में निवेश हो गए। ओके ओके। तो घर में आप 80 रुपए लेके आए, भाई ये 80 रुपए हमें भोगना है, यही हमारी आमदनी है। एब्सोल्युटली। व्हाट इज, लोगों के घर में सेविंग्स क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। हमें ये समीकरण बदलना है। राइट। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो एसआईपी आपको इस तरह से शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको एसआईपी की, और ये बड़ा ही जबरदस्त बात है। मैंने अपने जीवन में नहीं सीखा, और मैंने अपने परिवार के लोगों को सिखा दिया जो मेरे से युवा है। राइट, ये क्या बात है? यकीन मानिए विनोद जी, जीवन में हम सभी लोग आनंद की तलाश में हैं। हम सभी आनंदित जीवन जीना चाहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आनंद जो फ्रीडम में है, स्वाधीनता में है, स्वतंत्रता में है, वैसा कहीं नहीं। आपका कुत्ता जो पेट है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसको भी बांध के रखते हैं तो निराश हो जाता है। चिड़िया को भी आप पिंजरे में रखते हैं तो निराश हो जाती है। शेर को भी पिंजरे में रखते हैं तो उसके अंदर वो तेज नहीं रह जाता है जो जंगल के शेर में होता है। और हम भी 1947 में आजाद होना चाहते थे। तो जो व्यक्ति आजाद है वो व्यक्ति खुश है। तो एक आजादी होती है जिसको फाइनेंशियल आजादी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करता है उसके जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। मैं एक मंत्र देता हूं, राइट, जो भी बच्चा जो कि 22 साल का, 23 साल का लड़का या लड़की है, नौकरी पे लगता है और पहले ही तनख्वाह से 25% पैसा अगर म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम, इंडेक्स फंड, ETF, डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में निवेश करता है, राइट, और बाजार में वैसा रिटर्न आता है जैसा कि पिछले 40 सालों में आया, उससे समझ लीजिए 3 या 4% कम भी आता है, 12% के आसपास भी रिटर्न आता है। 22 साल का बच्चा अगर ये काम करता है, 35 साल तक ये काम करता है, 13 साल तक ये काम करता है, लगातार 25% अपनी आमदनी का निवेश करता है, 36वें साल में उसके पास जो रकम इकट्ठी हो जाएगी वो उसके उस वक्त की तनख्वाह के बराबर होगी अगर तनख्वाह 5% से बढ़ रही है। ग्रेट ग्रेट, आप समझ रहे? समझ गया। अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आपके जितने भी श्रोता हैं,
अपने हृदय पे हाथ रख के मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जवाब देना है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बचत जो आपने निवेश किया है उससे उतनी आमदनी होती है जो आपकी तनख्वाह से ज्यादा हो। जीवन में एक चीज को लक्ष्य बना लें कि मेरे को जीवन में शीघ्र उस दिन को प्राप्त करना है जिस दिन मेरे द्वारा किए गए निवेश से जो मेरी आमदनी है वो मेरे उस साल की प्रोफेशनल इनकम से या मेरी तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। और इस फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने का सबसे सुगम तरीका है एसआईपी। ओके 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 राइट। तीसरी चीज, एसआईपी आपको तब निवेश करवाती है जब आप निवेश नहीं करना चाहते, और यकीन मानिए जब आप निवेश नहीं करना चाहते हैं वही सबसे सुंदर मुहूर्त होता है निवेश करने। एब्सोल्युटली राइट। ये सबसे बड़ी चीज है जो एसआईपी की मुझे आकर्षित करती है जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं। राइट। तो एसआईपी आपको ऑटोमेशन देती है, एसआईपी आपको स्वतः ही निवेश करने का मौका देती है, एसआईपी आपको एटसोर्स सेविंग करने का मौका देती है, एसआईपी आपको बाजार के उन क्षणों में निवेश करने का मौका देती है जब आपका हृदय आपका साथ नहीं देता है निवेश करने के लिए, और आपके लिए धन का निर्माण करती है। और एसआईपी आपके बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिरता प्रदान करते हुए आपकी जो रिस्क है बाजार का उसको कम करती है। राइट। म्यूचुअल फंड की तमाम स्कीमें आप देख लीजिए, अगर आपने 5,000 रुपए का निवेश किया है तो 20 सालों में आप करोड़पति हो गए। इस तरह का भी आपने रिटर्न देखा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। शर्मा साहब, एसआईपी की डेट्स क्या होनी चाहिए? वीकली, मंथली, क्वार्टरली? किस तरीके से एसआईपी की डेट्स चॉइस? बहुत ज्यादा विनोद भाई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको सुगम लगे, जो आपको बेहतर लगे। हमने ये शोध किया था, बहुत मामूली फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो 3 महीने वाले में मत जाइए, महीने वाला आप जरूर कर लीजिए। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोगों ने शोध में ये दिखाया है कि अगर आप 27 तारीख जिस दिन बाजार में वो आखिरी फ्राइडे आता है, आखिरी थर्सडे वाला दिन होता है, 25 से 30 तारीख के बीच में अगर आप निवेश करते हैं तो कोई 10, 15, 20 बेसिस पॉइंट का अगर आपका रिटर्न ज्यादा हो जाए तो हो जाए, ऐसा कुछ शोध में कहा गया है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मंथली भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसआईपी बहुत लंबे समय के लिए होती है। एसआईपी की एक दूसरी छोटी बहन है जिसको हम एसटीपी कहते हैं, जहां आप लमसम पैसा आने वाले 6 महीने से 1 साल में निवेश करना चाहते हैं। वहां पर महीने की जगह 15 दिनों से, 1 सप्ताह से या रोजाना करने का रिवाज से बेहतर आपको परिणाम मिलते हैं। तो जो बहुत छोटे पीरियड का जो निवेश है वो एसटीपीज को आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप जिस तरह से हर महीने कमा रहे हैं ना, तो हर महीने जैसे ही आपकी तनख्वाह आई, तनख्वाह घर में आने से पहले सेविंग हो जानी चाहिए। हाँ, चले जाना चाहिए। जिस तरह से अर्निंग हो उस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इफ एनीबॉडी इज अर्निंग डेली देन ही कैन सेव द डेली। अगर मंथली अर्निंग आ रही तो मंथली करे सेव। जो आपकी तनख्वाह की डेट है, जो आपकी आमदनी की डेट है, वो एसआईपी की डेट कर दीजिए। ग्रेट। पैसा आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट। शर्मा साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे तीनों चारों क्वेश्चंस का आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। और मैं लास्ट आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा कि समराइज के रूप में इन्वेस्टर को क्या स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए। आपको 3 डिकेड प्लस का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर और सुपीरियर रिटर्न्स है, आपकी आई विटनेस है कि इक्विटी में इतनी सारी चीजें हुई है, उसके बावजूद भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है। समय समय पर रेगुलेटरी अपने नॉर्म्स चेंज करती रहती है इन्वेस्टर फेवर में, क्योंकि वो हमेशा इन्वेस्टर को ही सेफगार्ड करती है। तो आपका, मैं 2 मिनट या 1 मिनट में जैसे भी आप आंसर कर पाओ, इन्वेस्टर को किस तरह से सुपीरियर वेल्थ के लिए कोई एक मंत्र आप देके जाओ आज, तो डेफिनेटली हमारे इन्वेस्टर की वो वेल्थ क्रिएशन के लिए सपोर्टफुल रहेगा। बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई बात कहना, पर हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपको बाजार को समझने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को समझने की जरूरत है। तो 2 काम आपको करने हैं विनोद जी, आपको मतलब हमारे जो श्रोता हैं। पहला काम, जो भी पैसा आप बचत करते हैं उसके सामने लिखिए कि ये बचत आपने क्यों की। राइट। पर्पस होना चाहिए। बचत के लिए बचत मत कीजिए। राइट, पर्पस। वो पर्पस आपको क्या बताएगा कि ये पैसा आप कब खर्च करेंगे। जैसे मैंने जीवन में, मैंने यहाँ इस संसार में जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करूंगा। राइट। इसको बोलते हैं गति। मेरी गति क्या है? मेरी गति है मृत्यु प्राप्त करना, एक दिन प्राप्त करूंगा। तो उसी तरह से आपको पैसा क्यों चाहिए विनोद जी? दुनिया में किसी को पैसा बचाने के लिए नहीं चाहिए।
हर एक को पैसा चाहिए जीवन को सुखमय बनाने के। एब्सोल्युटली। जीवन तब सुखमय बनता है जब आप जीवन का भोग करते हैं। आप भोग तब करते हैं जब आप व्यय करते हैं। तो जो भी पैसा आप बचाते हैं ना, वो एक दिन खर्च होना चाहिए, और बिना खर्च किए अगर हम मर गए तो हमने दूसरों के लिए काम किया। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि जिस दिन आपने पैसा बचाया, वो कब खर्च करेंगे, भविष्य में किस काम के लिए खर्च करेंगे, वो लिखिए। ठीक बात। उससे आपको पता लगेगा दूरी कितनी है। जिस दिन आपने पैसा बचाया और जिस दिन खर्च किया, वो दूरी आपको बताएगी किस एसेट में निवेश करना है। एब्सोल्युटली राइट। दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन वो मंत्र है जो आपको धनी बनाता है और आपके जीवन को सुखमय बनाता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं विनोद जी। हम घर में जब भी कोई अच्छा संस्कार करते हैं, शादी का है, मुंडन संस्कार है, शादी हो रही है, युगोपवीत संस्कार है, गृह प्रवेश है, जो भी संस्कार हम करते हैं वो हमारे प्रॉस्पेरिटी की निशानी होते हैं, संपन्नता का निशानी होते हैं। आप देखिए, कोई भी संस्कार करने से पहले हम क्या करते हैं? शांति पाठ करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमारे शास्त्र कहते हैं शांति और समृद्धि में परस्पर संबंध है। एब्सोल्युटली। अगर आप शांत नहीं है तो समृद्ध नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि आप विचलित हो जाओगे। तो शांत रहने के लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं। एब्सोल्युटली राइट। एक तो बात ये है। दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी है, जल्दी से आपको बोल देता हूं। एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, संत नदी में स्नान कर रहा था। अचानक से उसने देखा एक बिच्छू गिर गया और बहने लगा, वो डूब जाएगा। वो बिच्छू को अंजलि में उठाता है और नदी के बाहर जमीन पर रखने की कोशिश करता है। पर बिच्छू की प्रवृत्ति क्या है कि वो डंक मारता है, और जब वो डंक मारता है तो पीड़ा होती है। तो पीड़ा होने से उसका हाथ छिटक जाता है और वो बिच्छू पुनः नदी में गिर जाता है। साधु फिर से उसको उठाता है और फिर से बाहर रखने का प्रयास करता है। वो फिर डंक मारता है, फिर उसको पीड़ा होती है, लहू भी निकल आता है, हाथ से बिच्छू फिर छिटक जाता है और नदी में बहने लगता है। साधु तीसरी बार कोशिश करता है, मन को कठोर करता है, वापिस उसको बिच्छू को अंजलि में उठाता है और जल्दी से नदी के बाहर रख देता है। एक राहगीर इस दृश्य को देखता है और वो उपहास उड़ाता है साधु का, कितने मूर्ख हो, तुम्हें बिच्छू काट रहा है, फिर तुम्हें दोबारा क्यों उठाते? तो साधु कहता है कि मैं बिच्छू की प्रवृत्ति को जानता हूं, मैं बिच्छू की प्रवृत्ति से परिचित। इसको उठाने से पहले ही मैं जानता था कि यह डंक मार सकता है, पर मैं संत तब बनूंगा, मैं पूर्ण रूप से साधु तब बनूंगा जब जो जीव संकट में है उसकी रक्षा करूं, तभी तो मैं संतत्व को प्राप्त करूंगा। तो उसी तरह से जिस दिन आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, आप साधु तभी बनेंगे, निवेशक तभी बनेंगे जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि गिरना और बढ़ना बाजार की प्रवृत्ति है और बाजार के गिरने से आप विचलित नहीं होंगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और जब विचलित नहीं होंगे तभी तो आप 1980 से 2020 का सफर तय करेंगे। राइट, राइट। विनोद जी, कितने लोगों को आपने ये सफर करते हुए देखा है? बहुत ही लेस, वेरी वेरी फ्यू। जैसे संत बनना मुश्किल है, वैसे निवेशक बनना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको बाजार को नियंत्रण नहीं करना है, आपको स्वयं की भावनाओं का नियंत्रण करना है। यही तो संतत्व है। राइट, राइट। तो जो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि बाजार में गिरना और बढ़ना स्वीकार कीजिए, और जैसे आप स्वीकार करेंगे आपको भय कम हो जाएगा, आपको अभय मिलेगा, और जब आपको अभय मिलेगा तो शांति आएगी, और शांति आएगी तो सही निर्णय लेने की क्षमता आएगी। ग्रेट शर्मा जी, ग्रेट, सुपीरियर एग्जाम्पल, सुपीरियर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आपके लास्ट 2 मिनट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे इन्वेस्टर को वेल्थ प्लस शांति भी देंगे, तो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने आपका कीमती समय दिया, इंपोर्टेंट समय दिया, उसके लिए शुक्रगुजार। और वापस मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो जी, आपका धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टे सेफ, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.